हेलो फ्रेंड, हम लोग सेट नंबर 10 को स्टार्ट किए थे। कल के वीडियो में हम लोग 40 झारखंड के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के वीडियो में हम लोग समान अध्ययन के 30 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं पीडीएफ और अन्य अपडेट के लिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ठीक है, यहाँ पर जो पूछ रहा है कि कौन सा गुप्त राजा जो है देवगुप्त के नाम से जाना गया, तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गुप्त राजा जो देवगुप्त के नाम से जाना गया वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कुछ और पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे कुछ पॉइंट और भी है जो एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो सबसे पहले बात किया जाए कि किस शासक के शासनकाल में जो है गुप्त वंश अपने उत्कर्ष पर था, यानी किस शासक के शासनकाल में जो है गुप्त वंश का सबसे ज्यादा विकास हुआ, तो आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासन काल में जो चीनी यात्री फाहियान आता है, ठीक है, इसके शासन काल में चीनी यात्री कौन आता है? फाहियान। ठीक है, और ये आकर यहाँ पर टोटल 15 वर्षों तक रहता है। ठीक है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और यहाँ पर ये भारत में कितने वर्षों तक रहता है? तो ये 15 वर्षों तक रहता है। चीनी यात्री जो फाहियान है ये वर्ष 399 ईस्वी में आता है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो चंद्रगुप्त का नाम है, ये नाम इसका कहीं कुछ कुछ अभिलेख में अलग अलग मिला है। जैसे कि सबसे पहले इसका नाम जो है सांची का अभिलेख है। ठीक है, सांची का अभिलेख है। सांची के अभिलेख में जो इसका नाम मिलता है देवराज। ठीक है, सांची के अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या मिलता है? तो देवराज। ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद एक अभिलेख है परवरसेन का अभिलेख। ठीक है, ये अभिलेख कौन सा? परवरसेन का अभिलेख है। परवरसेन के अभिलेख में इसे देवगुप्त के नाम से जाना गया था। इन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये दो अभिलेख है। कौन कौन था? एक सांची का अभिलेख। सांची का अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना गया? तो देवराज के नाम से जाना गया। अब परवरसेन के अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना गया? तो देवगुप्त के नाम से जाना गया। ठीक है, इसके शासन काल में ही नौ रत्न थे। ठीक है, नौ रत्न रखने वाला गुप्त शासक कौन था? तो इसके शासन काल में जो नौ रत्न थे अपने दरबार में ये रखे थे। तो नौ रत्न रखने वाला जो गुप्त शासक था ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। अब इनके नौ रत्न में कुछ इंपॉर्टेंट नाम को याद रख लीजिए। जैसे आप याद रख सकते हैं कालिदास को। नौ रत्न का मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है उसको बता दे रहा हूँ। जैसे ये हो गया कालिदास हो गए। यहाँ पर फिर वराह मिहिर थे। वराह मिहिर, ठीक है, ये वराह मिहिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। उसके बाद धनवंतरी हो गए। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है धनवंतरी। उसके बाद हरिसेन। तो ये नौ रत्नों में से कुछ प्रमुख व्यक्ति थे यहाँ पर। उसके बाद बात किया जाए कि शकों को हराने वाला कौन सा गुप्त वंश था? ठीक है, शक वंश का जो अंत करने वाला, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो शक या शक वंश का अंत करने वाला जो गुप्त शासक था ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है, शक वंश का अंत करने वाला कौन से गुप्त शासक थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इन्हीं शको वंश को जो है पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सा उपाधि धारण करते हैं? तो ये विक्रमादित्य का उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य। तो ये भारत के पहले ऐसे राजा होते हैं जो विक्रमादित्य का उपाधि धारण करते हैं। और ये विक्रमादित्य का उपाधि कब धारण करते हैं? शकों को हराकर। यहाँ पर जो शक राजा कौन था? तो रुद्रसेन। ठीक है, ये शक वंश का जो राजा था रुद्रसेन। इसी रुद्रसेन को हराने के उपलक्ष्य में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का उपाधि धारण करते हैं और भारत के पहले विक्रमादित्य बनते हैं। भारत में टोटल जो है 14 विक्रमादित्य होते हैं और जो अंतिम विक्रमादित्य होते हैं आपको पता होगा हेमू होंगे। ठीक है, अंतिम विक्रमादित्य का नाम पूछा जाए कौन थे? तो अंतिम विक्रमादित्य जो हेमू थे। तो इन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या आयताकार? तो प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास जो था ये अर्धचंद्राकार था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? बहादुर शाह प्रथम, फारूक सियार, मोहम्मद शाह या औरंगजेब? तो नादिर शाह का जो आक्रमण होता है वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में होता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए जो एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे मोहम्मद शाह का जो शासनकाल होता है, ये मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है ये कब से कब? तो ये 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक शासक रहता है। ठीक है, इसके शासनकाल में जो नादिर शाह है
नादिर शाह कब आक्रमण करता है? 1739 ईस्वी में। ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण इसके राज्य पर कब होता है? तो 1739 ईस्वी में। ये डेट को याद रखिएगा क्योंकि यही डेट पूछता है कि नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी में। नादिर शाह जो है ये क्या जाना, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, वैसे ही जो ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो नादिर शाह को कहा गया है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मोहम्मद शाह को हम किस नाम से जानते हैं? तो मोहम्मद शाह को जो है मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के नाम से ये काफ़ी फेमस था। इसमें बस यही सब पॉइंट पूछता है कि रंगीला बादशाह कौन है? तो ये हो जाएगा मोहम्मद शाह। तो रंगीला बादशाह कौन सा बादशाह कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह। इसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी जो मुगल बादशाह कौन था? मयूर सिंहासन पर जो बैठने वाला आखिरी मुगल बादशाह कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो आखिरी मुगल बादशाह था ये मोहम्मद शाह ही था। ठीक है, क्योंकि जब नादिर शाह ये आक्रमण करता है तो ये अपने साथ जो है मयूर सिंहासन को भी लूट कर ले जाता है। तो इसलिए जो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मयूर सिंहासन पर जो बैठने वाला आखिरी मुगल कौन था? तो मोहम्मद शाह था। ठीक है, इन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। ठीक है, 1904 में जो अभिनव भारत का संगठन कहाँ पर किया गया था? उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो 1904 में जो अभिनव भारत का गठन किया गया था ये कहाँ पर किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अभिनव भारत जो है सबसे पहले जो है 1899 में, ठीक है, 1899 में इसे किस नाम से जाना गया था? तो मित्र मेला के नाम से। ठीक है, ये मित्र मेला के नाम से पहले बना था। उसके बाद जो इसे 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया, कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में इसका गठन हुआ था। और अभिनव भारत के जो बनाने वाले कौन थे? तो ये बीडी सावरकर थे। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अभिनव भारत किसके द्वारा बनाया गया था? तो बीडी सावरकर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन में, गया अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन में या लखनऊ अधिवेशन में? तो ये जो अधिवेशन होता है नागपुर अधिवेशन में सबसे पहले जो है कांग्रेस अपने भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित करता है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये नागपुर अधिवेशन कब होता है? तो वर्ष 1920 में होता है और इसी समय जो है असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, ये सही है। और नेहरू रिपोर्ट कब आता है? तो 1928 ईस्वी में। महात्मा गांधी, चंपारण आंदोलन, ये भी सही है। और ये कब स्टार्ट होता है? 1917 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी सही है। ये कब बनता है? तो 1939 ईस्वी में। मोहम्मद अली जिन्ना, खिलाफत आंदोलन, नहीं जी, ये जो खिलाफत आंदोलन है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? तो अली बंधु के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। और ये कब स्टार्ट किया जाता है? तो 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूचियों का सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। ये अभ्यारण्य और कौन से राज्य में है? तो दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो दाची ग्राम अभ्यारण्य जो है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दाची ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में। सरिस्का सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य आपका राजस्थान में है। बांदीपुरम अभ्यारण्य कर्नाटक में। और पापी कोंडा आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो 47 का जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर है चौखंभा, धौलागिरी, नंदा देवी या त्रिशूल? तो उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सबसे सर्वोच्च शिखर जो है ये नंदा देवी। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वह राज्य जिनसे होकर कावेरी नदी बहती है। तो कावेरी नदी कहाँ कहाँ से? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कावेरी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है? तो ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती है, होकर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल मिट्टी के बारे में कौन सा एक कथन सत्य है? ठीक है, लाल मिट्टी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य पूछ रहा है? या ह्यूमस से समृद्ध होती? नहीं, लाल मिट्टी में जो है ह्यूमस की कमी होती है, इसमें पोटास की कमी होती है। यह लौह यौगिक का समृद्ध है, ये सही कथन है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। लाल मिट्टी में जो है लौह यौगिक से समृद्ध होता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा। एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है। ठीक है, भू स्थिर जो उपग्रह है उसका परिभ्रमण काल कितने का होता है? तो 12 घंटा का, 24 घंटा का,
48 घंटा का या 6 घंटा का। तो भू स्थिर यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो परिक्रमण काल होता है ये 24 घंटे का होता है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, तो ये 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या भू स्थिर उपग्रह जो है पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे प्रोजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में कौन सा है? ठीक है, भारत में जो मत देने का अधिकार है ये किस तरह का अधिकार है? तो भारत में जो मत देने का अधिकार है ये आपका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है। तो भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, भारत में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष हो गया था? तो ये हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ठीक है, संविधान के प्रारूप समिति में सदस्य में कौन कौन थे? गोपालास्वामी ये थे। ठीक है, गोपालास्वामी थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं, ये नहीं थे। उसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी ये थे। और सरदार पटेल ये भी नहीं थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष में कौन कौन हो जाएंगे, तो गोपालास्वामी और कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी। ठीक है, और बात किया जाए कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के संविधान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति। तो भारतीय संविधान के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का जो मनोनीत करते हैं वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं थी? PVN राव समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति या LM सिंघवी समिति। तो पंचायती राज संस्थान से जो संबंधित समिति नहीं थी वो थी PVN राव समिति, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी अशोक मेहता समिति ये संबंधित थी। और अशोक मेहता समिति कब आती है, तो अशोक मेहता समिति जो है ये वर्ष 1977 ईस्वी में। ठीक है, इस डेट को भी याद रख लीजिए क्योंकि ये भी पूछता है। अशोक मेहता समिति वर्ष 1977 में, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, और उसके बाद जो है LM सिंघवी तो ये 1986 ईस्वी में। तो इन डेट को भी आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। ठीक है, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में क्या सुनिश्चित करती है, तो ये क्या सुनिश्चित करती है, तो बहुमत के शासन को, सरकार की स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को या अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को। तो ये जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है ये किसको सुनिश्चित करती है, तो ये अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कर भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है? सेवा कर यानी सर्विस टैक्स ये लगाया जाता है, शिक्षा कर ये भी लगाया जाता है, सीमा कर ये भी लगाया जाता है, टोल टैक्स या मार्ग कर नहीं, ये नहीं लगाया जाता। ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। टोल टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक त्वरित अवस्थापन विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ठीक है, त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण या ग्रामीण उद्योग। तो त्वरित अवस्थापन विकास कोष के अंतर्गत जो शामिल नहीं है वो है ग्रामीण उद्योग, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नौकनी संरक्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, नौकनी ये किससे उत्पन्न होता है, तो पारा के प्रदूषण से, शीशा के प्रदूषण से, सांखिया के प्रदूषण के द्वारा या फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा। तो नौकनी जो है ये फ्लोराइड के प्रदूषण से फैलता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नौकनी किसके द्वारा फैलता है, तो फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा। संगणक यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को।
दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्था निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? ठीक है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्था कहाँ पर है? तो कोलकाता में, देहरादून में, मुंबई में या हैदराबाद में। तो दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्था जो है ये देहरादून में स्थित है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। भगत सिंह, इन्हें शहीद आजम कहा जाता है, ये सही है। भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो शहीद आजम। एनी बेसेंट, भारत की कोकिला, जगजीवन राम, बापूजी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? ठीक है, मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से है, हॉकी से है, ब्रिज से है या पोलो से है? तो मुरुगप्पा गोल्ड कप का जो संबंध है ये किससे है? तो ये हो जाएगा आपका हॉकी से, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त करने की घोषणा किया है? तो कोविड-19, इबोला, सार्स या मलेरिया? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो जो है अपने देश को किस बीमारी से मुक्त कर दिया है? तो ये जो है अपने आप को इबोला से मुक्त करने का घोषणा कर दिया, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया? तो नई दिल्ली में, गुजरात में, लद्दाख में या जम्मू कश्मीर में? तो ये जो फहराया गया फ्लैग ये लद्दाख में, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अजमत शकीब, रविश कुमार या ए और 1 एंड 2 दोनों? तो यहाँ 2021 का जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है ये रविश कुमार को मिलता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया जाता है? आप इसे छोड़ दीजिए, ये 2021 का नहीं 2023 का याद रखिए। 2023 वाला जो है ये इंडिया में हो रहा है। ठीक है, 2023 का जो एससीओ का सम्मेलन हो रहा है कहाँ पर हो रहा है? तो इंडिया में हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता कौन है? मेघा मेघा पाटेकर, राजेंद्र सिंह, मरित निवास और समुधा सत्यवर्ती? तो ये सभी जो है इन्हें 2021 का महात्मा गांधी शांति पुरस्कार मिला, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 से 31 अक्टूबर को किसकी अध्यक्षता में G20 के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? जर्मनी, इटली, सऊदी अरब या भारत? तो G20 का शिखर सम्मेलन जो है 2021 में इटली की अध्यक्षता में होता है। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो कोविड-19 से संक्रमित होने वाले जो पहले प्रधानमंत्री होते हैं ये बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।